हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हो वन ट्यूशन। तो आज की वीडियो में हम क्लास 11 फाइनेंस की पहली यूनिट जिसका नाम है फाइनेंस, तो यहाँ पे एचएस फर्स्ट ईयर ऐसे एक बोर्ड के लिए फाइनेंस की पहली यूनिट की एक्सप्लेनेशन एकदम आसान भाषा में आप लोगों को समझा दूंगा। आपके बुक में 5 यूनिट है, यानी कि ऐसा यानी कि आसाम बोर्ड में फाइनेंस बुक में 5 यूनिट है। 5 यूनिट में से मैं आज आप लोगों के लिए पहली यूनिट की एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना, व्यूज़ अच्छे आए तो सेकंड थर्ड फोर्थ यूनिट की भी मैं वीडियोस जल्द से जल्द आप लोगों के लिए ले आऊँगा, लेकिन शेयर करना मत भूलना। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो देखो, ये चैप्टर का नाम है फाइनेंस, तो सबसे पहले हम लोग फाइनेंस के बारे में ही समझ लेते हैं। तो फाइनेंस को कंसीडर किया जाता है कि ये एक फाउंडेशन है, बेसिक एक्टिविटीज ऑफ एनी बिजनेस। ये माना जाता है, इट कैन बी इंटरप्रेटेड, यानी कि इसको हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं बहुत अलग अलग तरीकों में। कैपिटल, फंड, अमाउंट, मनी, इन्वेस्टमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आज के मॉडर्न ज़माने में बिजनेस जो है ना, फाइनेंस के बिना अधूरा है। आप बिजनेस चला ही नहीं सकते हो फाइनेंस के बगैर। अगर देखा जाए तो ब्लड है ये एक तरीके से एंटरप्राइज। अब ध्यान से अगर देखोगे ना, इस टॉपिक्स में हम लोगों ने सारे ही नोट्स को बहुत अच्छी तरीके से इंक्लूड कर रखा है। अगर देखो किसी भी इंडिविजुअल, बिजनेसेस या फिर गवर्नमेंट के बीच में अगर मनी के ट्रांजेक्शन को स्मूथली करवाना है ना, तो उसके लिए हमें कुछ प्रोसेसेस को फॉलो करना पड़ता है, और उन प्रोसेसेस में इंस्टीट्यूशन, मार्केट और इंस्ट्रूमेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इवोल्यूशन ऑफ फाइनेंस को अगर समझे तो ब्रॉडली हम लोग 3 फेज़ों में समझ सकते हैं। ट्रांजिशनल फेजेस यानी कि ट्रेडिशनल फेजेस, ट्रांजिशनल फेज और मॉडर्न फेज। ठीक है। अगर फीचर देखें फाइनेंस के, अगर फीचर्स को समझने की कोशिश करें तो फाइनेंस जो है ना, इंटीग्रल पार्ट है बिजनेस मैनेजमेंट का, यानी कि बिजनेस मैनेजमेंट अधूरा है फाइनेंस के बिना। फाइनेंस तभी कंप्लीट होता है, यानी कि बिजनेस मैनेजमेंट तभी कंप्लीट होता है जबकि फाइनेंस उसके साथ आके मिल जाता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट साइंस और आर्ट दोनों ही है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो आर्ट है या साइंस है, तो आप लोगों को लिखना होगा ये दोनों ही है। फाइनेंस एक तरीके से बैकबोन है कॉमर्स इंडस्ट्रीज किसी भी नेशन के लिए। किसी भी नेशन के कॉमर्स और इंडस्ट्रीज के फाइनेंस जो है ना वो बैकबोन होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये हेल्प करता है ताकि जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है एक एंटरप्राइज के, और मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, सबसे पहला तो होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट और दूसरा है वेल्थ क्रिएशन। तो ये किसी भी एंटरप्राइज का ऑब्जेक्टिव होता है और उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में फाइनेंशियल मैनेजमेंट हेल्प करता है। लास्ट, फाइनेंस जो है एक तरीके से फाउंडेशनल इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। बाकी और भी सारे जो है ना आप लोग पॉइंट्स पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंस फंक्शन। फाइनेंस का फंक्शन क्या है, तो सबसे पहला तो देखो इसका जो मेन फाइनेंस फंक्शन एम है वो है फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को क्या करना, सबसे पहले तो इवैल्यूएट करना कि कितनी जो है ना फाइनेंस की ज़रूरत है किसी भी बिजनेस के लिए, और वो पैसे जो है ना वो कहाँ कहाँ से रेज किए जा सकते हैं। जब ये पता चल जाए कि फाइनेंस जो है ना वो रेज कितने किए जाना है, कहाँ से किया जाना है, उसके बाद उसका इफेक्टिव एप्लीकेशन भी होना बहुत ज़रूरी है। जितने भी प्लानिंग है और कंट्रोलिंग है फाइनेंशियल फंक्शंस के, वो इंक्रीज कर देता है प्रॉफिटेबिलिटी को। अगर फाइनेंस अच्छे तरीके से किया जाए, प्लानिंग के साथ किया जाए, तो प्रॉफिटेबिलिटी में इंक्रीजमेंट होता है, यानी कि इंक्रीमेंट होता है। फाइनेंस फंक्शन जो है वो ये एम करता है ताकि हम लोग जो ना मैक्सिमम वैल्यू को क्रिएट कर सके एक फर्म के लिए। ब्रॉडली अगर फाइनेंस को भी अगर क्लासीफाई अगर हम करना चाहे तो 3 भागों में क्लासीफाई कर सकते हैं फाइनेंस को। पहला तो हो गया पब्लिक फाइनेंस, दूसरा पर्सनल फाइनेंस, तीसरा कॉर्पोरेट फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस जो है वो एक्चुअली में स्टडी करता है द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द इकोनॉमी, यानी कि गवर्नमेंट का क्या रोल है इकोनॉमी में फाइनेंस के प्रति, वो पहला बात। दूसरा है पर्सनल फाइनेंस। तो पर्सनल फाइनेंस का मतलब ये है, ये पर्सनली प्लानिंग करता है उस प्रोसेसेस के लिए जिसमें हम लोग पर्सनल फाइनेंशियल नीड्स को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। और तीसरा है कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस तो कैपिटल स्ट्रक्चर को डील करता है। नेक्स्ट, फाइनेंस फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर। एक फाइनेंशियल मैनेजर का फंक्शंस क्या क्या है, तो फाइनेंशियल मैनेजर जो है ना उसको सबसे पहले तो एस्टिमेट करना, प्लान करना पड़ता है और एस्टिमेट करना पड़ता है कि फाइनेंशियल नीड्स कितनी है एक बिजनेस की। जब वो पता चल जाए उसके बाद फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होती है, जिसमें ये पता लगाना होता है कि कैपिटल फंड वो कितना ज़रूरी है। जैसे ही पता चल जाए कि कितना ज़रूरी है कैपिटल फंड, उसका नेक्स्ट स्टेप ये लिया जाता है कि कहाँ से वो फंड को प्रोक्योर किया जाए, यानी कि कहाँ से हम लोग वो फंड ला सकते हैं। फंड को जो है ना लाने के बाद बेस्ट पॉसिबल वे में उसको यूटिलाइज भी करना पड़ता है, यानी कि ऐसा नहीं कि पैसा जरूरत है 1 लाख और हम लोगों ने उठा लिया 5 लाख। 1 लाख जरूरत है तो 1 ही लाख उठाएंगे और वो 1 लाख को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करेंगे। नेक्स्ट है फाइनेंशियल मैनेजर का फंक्शन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ सरप्लस फंड्स। अगर फंड ज़्यादा है, अवेलेबल है, 1 लाख चाहिए था, 1,20,000 है हमारे पास अवेलेबल, तो उस 20,000 का भी प्रॉपर इस्तेमाल होना चाहिए। कोई भी पैसा ऐसे खाली बैठा रहना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ कैश, रिसीवेबल्स, इन्वेंट्रीज और भी जितने करंट एसेट्स हैं, इन सब को अच्छी तरीके से मैनेज करना ये फाइनेंशियल मैनेजर की टास्क है।
और डे टू डे जितने भी नीड्स होते हैं, यानी कि हम लोग कहते हैं उसको वर्किंग कैपिटल, उनको भी बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करना है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल में ना प्रॉपर लिक्विडिटी होना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर लिक्विडिटी मतलब कैश के फॉर्म में जो है ना वो बहुत होना चाहिए, क्योंकि कैश जो है ना हम लोग को जब तक जरूरत पड़ सकता है डे टू डे लाइफ एक्टिविटी में। नेक्स्ट है फाइनेंशियल कंट्रोल एंड परफॉर्मेंस इवोल्यूशन। बाद में हम लोग को ये भी पता लगाना है कि जो हम लोगों ने किया वो सही किया या नहीं किया, यानी कि परफॉर्मेंस हमारा अच्छा है बुरा है एस्टिमेट किया जाना चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर कोई गलती हुआ हो तो नेक्स्ट टाइम वो गलती रिपीट ना हो, और अगर गलती नहीं भी हुई है कोई अच्छी बात हुई है तो नेक्स्ट टाइम उससे हम लोग और इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस के कितने अलग तरीके के सोर्सेज हैं, स्पेशली यहाँ पे हम लोग 3 टाइप के सोर्सेज के बारे में बात करेंगे। अगर पीरियड के बेसिस पे देखें तो सबसे पहला होगा हमारा लॉन्ग टर्म फाइनेंस, लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का मतलब क्या है, यहाँ पे 5 साल से ज़्यादा, 5 ईयर से क्या, 5 ईयर से ज़्यादा के लिए जब हम लोग पैसा उठाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट है मीडियम टर्म, तो ये आता है हमारा 1 साल से लेके 1 साल से ज़्यादा और 5 साल से कम के लिए। तो जब भी ऐसा फंड या फिर कैपिटल जब भी उठाई जाती है मार्केट से 1 साल से ज़्यादा और 5 साल के कम के लिए, तो उसे हम लोग मीडियम टर्म सोर्स कहते हैं। और शॉर्ट टर्म हो गया हमारा 1 साल के लिए, यानी कि बिलो 1 ईयर्स। तो ये शॉर्ट टर्म या ज़्यादातर जो है ना वो रॉ मटेरियल्स के लिए इस्तेमाल होता है, और लॉन्ग टर्म जो होता है और मीडियम टर्म जो होता है वो हमारा कैपिटल गुड्स के लिए होता है। ऑन द बेसिस ऑफ अगर ओनरशिप देखें, ओनरशिप के बेसिस पे देखें तो सबसे पहला हमारा ओनर्स फंड और दूसरा है बोरोवर्स फंड। ओनर्स फंड का मतलब यह होता है कि अगर कंपनी के ओनर्स ही खुद पैसा लगा दे कंपनी में तो उसे हम लोग ओनर फंड कहते हैं। और अगर मान लो कि अगर हम लोग कैपिटल किसी और जगह से बोरो करते हैं, किसी सोर्स से, किसी फंड से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी बैंक से, तो उसे हम लोग बोरोवर फंड कहते हैं। और तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन, इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज। तो पहला इंटरनल सोर्सेज, अगर ओनर्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पैसा फंड कर रहा है कंपनी को या फिर फर्म को, उससे हम लोग इंटरनल सोर्सेज कहते हैं। और अगर बाहर से आउटसाइडर बिजनेस से या फिर किसी और से पैसा जब लिया जाता है उसे हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज। फाइनेंशियल डिसीजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है फाइनेंशियल मैनेजर्स के द्वारा जो लिया जाता है। अगर इसको देखें ध्यान से फाइनेंशियल मैनेजर्स के इंपॉर्टेंट डिसीजंस, तो उसमें आता है सबसे पहला इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा फाइनेंसिंग डिसीजन, तीसरा डिविडेंड डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब ये है कि फर्म जो है वो किस तरीके से अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है किसी भी एसेट्स में। अब वो कितना लैंड खरीदेगा, कितना बिल्डिंग में खर्चा करेगा, कितने कार्स, कितने व्हीकल्स, कितने मशीनरीज, कितने प्लांट पे वो खर्चा करेगा, तो वो तो हो गया इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसमें हमारा बिजनेस रिस्क तो एसोसिएट होता ही होता है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब ये होता है कि कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन, ये इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है जो कि एक फाइनेंशियल मैनेजर्स के द्वारा लिया जाता है। पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ पे जाएगा, ये तो ये सारे फाइनेंसिंग डिसीजन में होते हैं। और लास्ट जो है हमारा वो डिविडेंड डिसीजन है। डिविडेंड डिसीजन का मतलब ये होता है जब आपके कंपनी में या फिर आपके फर्म में कोई पैसा लगाता है तो उसके बदले हमें जब भी प्रॉफिट हो तो हमें इन्वेस्टर्स को रिटर्न करना होता है, तो वो हम लोग डिविडेंड के फॉर्म में रिटर्न करते हैं। नेक्स्ट जो फाइनेंस फंक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी हम लोगों ने कई बार आप लोगों को बताए थे इस वीडियो में। अब हम लोग को देखना है, ऐसे तो बहुत सारे अप्रोचेस है, नंबर ऑफ अप्रोचेस है जो कि फाइनेंस फंक्शन से रिलेटेड है, लेकिन उसको आसान भाषा में समझने के लिए ब्रॉडली हम लोग 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला हो गया ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा हो गया मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच जो अभी चल रहा है, इनमें से भी जो इंपॉर्टेंट है वो है बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे फाइनेंशियल डिसीजन को। उनमें से पहला है हमारा इंटरनल फैक्टर्स और दूसरा है एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो दोनों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इंटरनल फैक्टर्स को। तो इंटरनल कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो कि हमारे फाइनेंशियल डिसीजन को इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला तो हो गया इंटरनल में नेचर ऑफ बिजनेस, वो बिजनेस किस नेचर का है, किस तरीके का है। दूसरा है हमारा साइज ऑफ बिजनेस, बिजनेस छोटा है, बड़ा है, मीडियम है, वो भी डिटरमाइन करता है इंटरनल फैक्टर्स में। और तीसरा हमारा है लीगल फॉर्म ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। चौथा है स्टेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल, क्योंकि बिजनेस अब कौन से साइकिल पे है। तो कई बार जो है ना हम लोग स्टार्टिंग फेज में होता है, फिर थोड़ा ऊपर जाता है, फिर एकदम टॉप पे पहुंच जाता है और फिर धीरे धीरे जो है ना डिक्लाइन होता है। तो अभी हम लोग कौन से स्टेजेस पे है, बिजनेस साइकिल के किस स्टेज पे हम लोग हैं। रिस्क भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि हमारा जो फाइनेंशियल डिसीजन को इफेक्ट कर सकता है। कई बार रिस्क ज़्यादा होता है, कई बार रिस्क कम होता है। नेक्स्ट है हमारा लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ ए फर्म। एक फर्म का लिक्विडिटी पोजीशन कैसा है। कभी भी अगर एक लिक्विडिटी पोजीशन अगर अच्छा रहे तो माना जाता है कि बेहतर है। कभी भी अगर हम लोग को किसी को पैसा लौटाना है, आसानी से लौटा पाएंगे, कर्ज देना है आसानी से दे पाएंगे, रॉ मटेरियल्स परचेस करना है, अगर लिक्विडिटी है तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो ये तो हो गए कुछ हमारे इंटरनल फैक्टर जिसमें एसेट स्ट्रक्चर भी बहुत डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट है इंटरनल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या है। सबसे पहला तो स्टेट ऑफ द इकोनॉमिक चेंज। अब देखो देश में अर्थव्यवस्था या फिर अर्थव्यवस्था जो हमारे आसपास है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है वो भी डिटरमाइन करता है। मान लो कि अभी ऐसा कोई बिजनेस चल रहा है जो कि हो सकता है आने वाला 5 साल बाद वो ना चले, तो वो इकोनॉमी चेंज हो रहा है ना।
कोविड के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गया, लोग ऑनलाइन पढ़ने लग गए। उसी तरीके से इकोनॉमी किस तरीके से चेंज हो रहा है, ये भी एक फैक्टर है। अब हम पैसा कहाँ लगाएं, ऑफलाइन बिजनेस में लगाएं या फिर ऑनलाइन बिजनेस में लगाएं। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज। गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक्सटर्नल फैक्टर्स में। अब कई बार गवर्नमेंट चेंज होते रहता है, अभी जैसे कि एनडीए गवर्नमेंट है, हो सकता है कल को कोई और गवर्नमेंट आ जाए तो उनकी पॉलिसीज अलग होंगी, तो उनके हिसाब से हम लोग को फाइनेंसिंग या फिर बिजनेस की प्लान बनानी होगी। थर्ड है हमारा टैक्सेशन रूल फ्रेम बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट किस तरीके से टैक्सेशन रूल को फ्रेम करता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, मनी मार्केट क्या है, लैंडिंग पॉलिसीज क्या है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, तो ये कुछ हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए। ठीक है, उसके बाद फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में हमें पढ़ना है। तो फाइनेंशियल सिस्टम एक्चुअली में है क्या, तो कई बार ना फाइनेंशियल सिस्टम्स के बारे में बताया जाता है कि फाइनेंशियल सिस्टम है क्या है क्या, तो क्यों ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जाम में जिसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो फाइनेंशियल सिस्टम एक इस तरीके के सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस है जहाँ पे ये समझ लो कि मार्केट्स, इंस्ट्रूमेंट्स और ये सब सारे चीज़ों ना चैनलाइज करते हैं मोस्ट इफेक्टिव तरीके से, ताकि जो ना फंड को हम लोग किसी से किसी और के पास पहुंचा सके। समझ लो आसान भाषा में कि ये एक नेटवर्क है ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, ताकि हम लोग जो ना फंड को ट्रांसफर कर सके। कोई होगा इकोनॉमी में जो इन्वेस्ट करना चाहेगा, कोई होगा जिसको पैसा की ज़रूरत होती है, तो जो इन्वेस्ट करना चाहता है और जो पैसा लेना चाहता है आपस में क्या ऐसे ही ले लेंगे दे लेंगे। तो एक चैनल चाहिए ना जिसके द्वारा एक इंसान से दूसरे इंसान, एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस, एक बैंक से दूसरे बैंक या फिर एक बैंक से दूसरे बिजनेस को पैसे की आदान प्रदान हो या फिर ट्रांजेक्शन हो। इसी को कहते हैं हम लोग फाइनेंशियल सिस्टम। तो फाइनेंशियल सिस्टम में इंस्टीट्यूशन होगा, मार्केट होंगे, इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, तो ये सब जो है ना तुम्हारा पैसे को बहुत ईजिली चैनलाइज कर देते हैं, यानी कि फ्री फ्लो करवा देते हैं इकोनॉमी में। जितना ज़्यादा फ्लो होगा, जितना ज़्यादा मार्केट में पैसा रोटेट होगा, जो हमारा इकोनॉमी इतना अच्छे से चलेगा। तो फीचर्स क्या है हमारे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम्स के, तो सबसे पहला जो हमारा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का फीचर्स है वो सबसे पहला तो यही है कि ये एंकरेज करता है सेविंग और इन्वेस्टमेंट को, दोनों को ही, ताकि फंड को मोबिलाइज कर सके। फिर मैं बता रहा हूँ, फंड को मोबिलाइज करना मतलब यही होगा कि कोई सेव करता है, कोई इन्वेस्ट करता है, एक की पैसे की ज़रूरत किसी और की ज़रूरत बन जाती है। ठीक है, मेरे पास पैसा बहुत ज़्यादा है, मैं कहीं इन्वेस्ट कर रहा हूँ और वो इन्वेस्टमेंट जो है ना किसी और के बिजनेस के पर्पज़ पे लग जा रहा है। दूसरा है मोबिलाइजिंग या फिर एलोकेटिंग वन सेविंग इन वेरियस इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज, यानी कि किसी के सेविंग को, जैसे हम लोग बैंक में पैसा लगाते हैं या फिर म्यूचुअल फंड्स में लगाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग और भी अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे ना उस पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं। एक्सपांड करना है हम लोग को, ग्रोथ करना है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, मार्केट से, तो ये सब सारे जो है ना पॉइंट्स हैं जो कि आप इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में लिख सकते हो। यहाँ पे रिस्क भी मिलेगा आपको, जहाँ पे रिस्क है वहाँ पे प्रॉफिट भी है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम इंपॉर्टेंट रोल, वाइटल रोल प्ले करता है कैपिटल मार्केट फॉर्मेशन में या फिर कैपिटल फॉर्मेशन में। तो ये सब जो है ना आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, ये सब सारे पॉइंट्स। अगर कंपोनेंट्स देखें ना इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम्स के, ये भी पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम्स के। तो सबसे पहले 4 मेजर कंपोनेंट्स है, जिसमें से सबसे पहला है हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मीडिएटर है, किसके किसके बीच में, बोरोवर्स के बीच में और इन्वेस्टर्स के बीच में। तो ये मैं बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एक बोरोवर होगा और एक होगा इन्वेस्टर। इन्वेस्टर मतलब जो पैसा देना चाहता है और बोरोवर मतलब जो पैसा लेना चाहता है। सारा खेल इसी को लेके है और इसी में एक चैनल बन जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फाइनेंशियल सिस्टम। तो सबसे पहला तो फाइनेंशियल सिस्टम में एक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन हो जाएगा, एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है हमारा फाइनेंशियल एसेट्स। तो फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब क्या है, यहाँ पे एक एक करके समझते हैं हम लोग। तो फाइनेंशियल एसेट जो है ना ये एक तरीके से प्रोडक्ट है जिसमें फाइनेंशियल मार्केट जो है ना ट्रेड करता है। जब हम किसी को पैसा देंगे, ऐसे तो मुंह बोल के पैसा तो नहीं दे देंगे ना, पैसे के बदले हम लोग तो कुछ तो रखेंगे और वही हो जाता है हमारा प्रोडक्ट। सबसे पहले आ जाता है कॉल मनी। तो ये कॉल मनी है क्या, तो ये कॉल मनी जो है ना शॉर्ट टर्म सरप्लस फंड सप्लाइज सच फंड टू अदर कमर्शियल बैंक्स, यानी कि समझ लो कि किसी एक कमर्शियल बैंक के पास सरप्लस पैसा है, वो किसी और कमर्शियल बैंक को हेल्प कर रहा है जो कि प्रॉब्लम फेस कर रहा है टेम्पोररी शॉर्टेज ऑफ कैश को लेके। एक बैंक के पास पैसा कम है, एक बैंक के पास सरप्लस ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, थोड़े दिन के लिए उस बैंक को पैसा कर्ज पे दे देगा। ये जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से लेके 14 डेज के लिए होता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या, इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट। क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांजेक्शन होता है, तो इसको हम लोग इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट भी कहते हैं। ऐसे तो नॉर्मली हम लोग कॉल मनी कहते हैं। दूसरा हमारा ट्रेजरी बिल। तो ट्रेजरी बिल को हम लोग टी बिल भी कहते हैं और ये किसके द्वारा इशू किया जाता है, ये सेंट्रल बैंक के द्वारा इशू किया जाता है ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ट्रेजरी बिल को जो ना हम लोग कई बार जीरो रिस्क इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा
सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है? तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो ना वो इशू किया जाता है शेड्यूल कमर्शियल बैंक के द्वारा। कमर्शियल पेपर इशू किया जाता है तुम्हारा रेपुटेड कंपनीज द्वारा, ताकि उनके जो ना शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को पूरा हो सके। आप पैसा दोगे, आपको उसके बदले में कमर्शियल पेपर मिल जाएगा। ये एक तरीके से प्रूफ है कि आपने उस कंपनी को पैसा दिया है। ये ज़्यादातर 7 डेज से लेके 1 ईयर तक हो सकता है, ठीक है, 7 डेज से लेके 1 ईयर्स तक का हो सकता है। और ये जो है ना, ये सच पेपर्स आर अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट्स इशूड बाय क्रेडिट वर्थी कंपनीज। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा ट्रेड या फिर कमर्शियल बिल। ट्रेड या फिर कमर्शियल बिल क्या है? ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। सपोज किसी ने बिल बनाया, यानी कि आपको उधार चाहिए, आपने उधार लेने के लिए किसी के पास गए, तो वो बेचारा क्या करेगा, आपको एक बिल दे देगा बना के, आपसे साइन करवा के वो बिल रख लेगा। जब वो टाइम पूरा हो जाएगा, आपको वो बिल दे के वो पैसा रिटर्न ले लेगा। इसी को हम लोग कहते हैं कमर्शियल बिल या फिर ट्रेड या फिर कमर्शियल बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक। तो ये सब हो गए क्या हमारे प्रोडक्ट्स। थर्ड है हमारा फाइनेंशियल सर्विसेज। तो फाइनेंशियल सर्विसेज में बहुत तरीके के फाइनेंशियल सर्विसेज आ जाएंगे, जैसे कि पहला तो हो गया बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विस, इन्वेस्टमेंट सर्विस, ट्रेड एंड टैक्स। बैंकिंग सर्विसेज में तो आप लोगों को पता ही है, जितने भी बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगे वो सारे बैंकिंग सर्विसेज में आ जाएंगे। इंश्योरेंस सर्विसेज में कई बार क्या होता है, हमें प्रोटेक्शन चाहिए होता है, बिजनेस को, फर्म को, कंपनी को प्रोटेक्शन चाहिए, तो वो प्रोटेक्शन इंश्योरेंस सर्विसेज के द्वारा हमें मिल जाती है। थर्ड है हमारा इन्वेस्टमेंट सर्विसेज। इन्वेस्टमेंट सर्विसेज का मतलब कई बार हम लोग पैसा जो है ना एक्सेस करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं तुम्हारा मार्केट लाइक स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर के द्वारा। उसके बाद लास्ट है हमारा टैक्स एंड अकाउंटिंग सर्विसेज। तो यहाँ पे क्या होता है, कई बार हम लोग को, कई बार क्या अक्सर ही जब हम लोग बिजनेस करते हैं, कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म, तो टैक्स और सर्विसेज का इस्तेमाल किया करते हैं, ताकि सरकार को भी कुछ बेनिफिट हो और वो सरकार उस बेनिफिट को लोगों तक ट्रांसफर कर सके। और लास्ट है हमारा फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट का मतलब ये है कि फाइनेंशियल मार्केट जो है ना एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे कंपनीज जो है ना वो फाइनेंस करते हैं अपने कैपिटल रिक्वायरमेंट को। अगर किसी कंपनी को पैसे की ज़रूरत है तो वो कैपिटल मार्केट से या फाइनेंशियल मार्केट से पैसा उठा सकता है। और फाइनेंशियल मार्केट भी 2 तरीके के होते हैं, एक होगा हमारा मनी मार्केट और दूसरा होगा कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट मतलब यहाँ पे शॉर्ट टर्म क्रेडिट्स के बारे में बात होता है, शॉर्ट टर्म की उधार लेन देन होती है, जहाँ पे समझ लो कि 1 ईयर से कम के बारे में बात हो रहा है। ये मार्केट भी 2 अलग अलग भागों में बटा हुआ है, एक तो है ऑर्गेनाइज सेक्टर और दूसरा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब ये होता है, साफ साफ समझ लो कि आरबीआई या फिर सरकार के रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर अधीन आता है ये, यानी कि उनके कंट्रोल में है, जैसे कॉमर्शियल बैंक्स हो गए, रूरल बैंक्स हो गया, या फिर इवन फॉरेन बैंक्स हो गए। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब क्या हो गया, वो जो कि आरबीआई के गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं, गवर्नमेंट के अंडर नहीं आते हैं, मतलब उनका कंट्रोल जो है गवर्नमेंट और आरबीआई के अंडर नहीं है, जैसे कि लोकल मनी लेंडर्स हो गए और हुंडीज, इंडिजिनस बैंक, ये सब सारे। कैपिटल मार्केट वो मार्केट है जहां पे लॉन्ग टर्म्स के बोरोइंग और लेंडिंग्स होते हैं। लॉन्ग टर्म मतलब मोर देन 1 ईयर। तो शॉर्ट टर्म के लिए मनी मार्केट हम लोग कहते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग कैपिटल मार्केट कहते हैं। लास्ट और आखिरी जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो किस तरीके के क्रूशियल रोल प्ले करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री, यानी कि देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में फाइनेंशियल सिस्टम क्या रोल प्ले करता है। सबसे पहला तो डायरेक्ट फ्लो ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी, पैसे की फ्लो को किस तरीके से किया जा सके इकोनॉमी में, तो वो तो बहुत ज़रूरी है। जब तक मनी फ्लो नहीं होगा इकोनॉमी में तब तक बिजनेस फ्लोरिश नहीं करेगा, कंपनी बिजनेस नहीं कर पाएंगे, तो बिजनेस नहीं कर पाएंगे तो ग्रोथ तो ऑब्वियस बातें नहीं होने वाला है। दूसरा है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हेल्प करता है एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर, ताकि वो रेज कर सके, रिसीव कर सके फंड और सेटल कर सके ट्रांजेक्शन को। यानी कि अगर आप विदेशों से व्यापार करते हो तो पैसा ऑब्वियस बात है आपको लेन देन करना पड़ेगा, और लेन देन कैसे करोगे जब तक एक फाइनेंशियल सिस्टम नहीं होगा, बिना फाइनेंशियल सिस्टम के लेन देन हो ही नहीं सकता है, तो उसमें भी हेल्प करता है। वेंचर कैपिटल्स प्रोवाइड करते हैं फाइनेंस या फिर स्किल्स नए एंटरप्राइजेस को या फिर नए वेंचर जो कि एग्जिस्टिंग करते हैं ऑन द टेक्नोलॉजी बेसिस पे, इनोवेशन बेसिस पे। फाइनेंशियल सिस्टम एनेबल करता है गवर्नमेंट को ताकि रेज कर सके फंड्स, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, जो कि मैंने ऊपर आप लोगों को बताया। फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ताकि ये फंड को प्रोवाइड कर सके इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इंडस्ट्रीज पे, ताकि ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो। फाइनेंशियल सिस्टम ये भी हेल्प करता है ताकि बोथ डोमेस्टिक और एज वेल एज फॉरेन ट्रेड वो बढ़ता चला जाए, ताकि हमारे इंडस्ट्रीज को और कॉमर्स को बहुत ज़्यादा फायदा हो। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होता है फाइनेंशियल सिस्टम से। एक साउंड फाइनेंशियल सिस्टम जो है ना वो देश में ऑल राउंड डेवलपमेंट ला सकता है, सारे सेक्टर्स को डेवलप करवा सकता है, और अगर सारे सेक्टर्स डेवलप हो गए तो एम्प्लॉयमेंट और ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा हो। और लास्ट है हमारा बिजनेस फर्म रिक्वायर कैपिटल। बिजनेस फर्म को कैपिटल चाहिए, और वो कैपिटल कहाँ से मिलेगा, हमें फाइनेंशियल सिस्टम से ही मिलेगा। तो ये तो हो गए हमारे फर्स्ट यूनिट, 5 यूनिट में से फर्स्ट यूनिट की एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर व्यू आए तो मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो जो है ना नेक्स्ट यूनिट की जल्द से जल्द ले आऊँगा। बस आपको करना क्या है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय।